संप्रेषण प्रक्रिया के पिछले लेक्चर में हमने आप सभी लोगों को संप्रेषण के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में, परिभाषा, कंपोनेंट और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जिक्र किया था। आज संप्रेषण के द्वितीय पार्ट के अंतर्गत संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हैं तथा संप्रेषण के बाधक या अवरोध कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे या अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। आज का यह टॉपिक आप सभी लोगों को इस बीएड के 3rd सेमेस्टर के लिए तो महत्वपूर्ण है। पूरे संप्रेषण की प्रक्रिया को 2 लेक्चर्स के अंतर्गत समाप्त किया जा रहा है, इसलिए धैर्यपूर्वक एक एक बात को आप सभी लोग सुनिएगा और सुनेंगे तो उसका लाभ भी मिलेगा। जैसा कि कल के एक लेक्चर में हमने आपको बताया था कि संप्रेषण प्रक्रिया का सीधा सा तात्पर्य विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान से होता है। हमने यह भी आपको बताया था कि विचार और संदेश जिस भाव से भेजे जाए उस भाव से प्राप्तकर्ता को स्वीकार करना भी आना चाहिए। यह संप्रेषण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक होता है। यही नहीं, हमने संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट जो होते हैं, चाहे वह सेंडर हो, चाहे मैसेज हो, मीडिया, रिसीवर और फीडबैक, ये 5 कंपोनेंट हैं कम्युनिकेशन के, जिसके द्वारा पूरी की पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस स्पष्ट होती है। हमने आपको यह भी बताया था कि प्रेषक जो कि संदेश भेजता है, मैसेज को भेजता है, वह उस मैसेज या संदेश को यूं ही नहीं भेजता है यथा रूप में जैसे रहता है, बल्कि उसको अपने शब्दों में कूटबद्ध करता है, जिस कारण प्रेषक या संदेश भेजने वाले को इनकोडर कहते हैं, क्योंकि वह संदेश की कोडिंग करता है। वहीं चूंकि प्राप्तकर्ता प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश का वाचन करता है। किस प्रकार का वाचन करता है? जो कूटबद्ध मैसेज होता है, जो कोडिंग किया हुआ मैसेज होता है, उस मैसेज को वह डिकोड करता है, कूटवाचन करता है। इसलिए प्राप्तकर्ता को हम डिकोडर भी कहते हैं। यह इनकोडर और डिकोडर को प्रेषक और प्राप्तकर्ता में कंफ्यूज से बचने के लिए हमें बस यही ध्यान देना है, जैसा कि कल हमने लाइन बाय लाइन लिखवाया भी था, कि जो संदेश भेजता है वह इनकोडर कहलाता है और जो संदेश प्राप्त करता है वह डिकोडर कहलाता है। ये सारी चीजें हमने विशेषताओं के अंतर्गत बताया था। आज का जो टर्म आता है वह संप्रेषण के सिद्धांत का टर्म आता है, क्योंकि कोई भी संप्रेषण प्रक्रिया कहीं न कहीं कुछ न कुछ सिद्धांतों, कुछ न कुछ नियमों पर ही आधारित होती है। और जब तक हम उन सिद्धांतों और नियमों को नहीं जानेंगे, तब तक हम संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जो संप्रेषण प्रक्रिया है, जो संप्रेषण प्रक्रिया को संप्रेषण के सिद्धांतों को जाने, और संप्रेषण के सिद्धांतों को जानने के लिए हम एक पीपीटी के माध्यम से चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, जिसके द्वारा हम संप्रेषण के सिद्धांतों को, संप्रेषण के नियमों को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों के सामने एक पीपीटी के माध्यम से सभी के सभी आज के टॉपिक को स्पष्ट करना चाहूंगा।
इन टॉपिक्स को देखेंगे, जिसके आधार पर हम विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा जो स्क्रीन शेयर है। मैं पीपीटी आप सभी लोगों के समक्ष शेयर कर रहा हूं। जैसा कि कल हमने आप लोगों के समक्ष संप्रेषण के बारे में बताया था, क्या अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इन सारी चीजों को हमने कल पहले लेक्चर के अंतर्गत स्पष्ट किया था। आज संप्रेषण प्रक्रिया के दूसरे लेक्चर्स के अंतर्गत हम संप्रेषण के सिद्धांत या नियमों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि जो संप्रेषण के सिद्धांत या नियम है, ये कहीं न कहीं संप्रेषण के घटकों या कंपोनेंट पर ही बेस्ड होते हैं, आधारित होते हैं। इसीलिए कल हमने पहले संप्रेषण के तत्व, घटक या कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इन चीजों की चर्चा पहले कर दी थी। तो हम देखेंगे संप्रेषण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर संप्रेषण के सिद्धांत दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत तत्परता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट भी होगा, तो उसको ध्यान से पढ़ने की ये जरूरत है। तत्परता व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सक्षमता एवं तो विशेषताएं दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं सर, विशेषता दिखाई दे रहा है। नहीं, अभी अभी दिखाई देगा। हाँ। संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत पहला सिद्धांत तत्परता व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा सक्षमता एवं योग्यता का सिद्धांत, तीसरा भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा संप्रेषण सामग्री की उचितता का सिद्धांत, पांचवा संप्रेषण माध्यमों की उचितता का सिद्धांत, छठा उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत और सातवां संप्रेषण में सहायक व बाधक तत्वों का सिद्धांत। ये विभिन्न प्रकार के संप्रेषण के सिद्धांत हैं, जिसे पॉइंट आउट आप सभी लोगों को भी करना है। एक एक सिद्धांत को यदि हम लेकर के चलते हैं तो हम देखेंगे कि संप्रेषण के पहले सिद्धांत, लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या अब पीपीटी शेयर हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर? जरा हमें ऑडियो के माध्यम से स्पष्ट करें। यस सर, संप्रेषण के सिद्धांत दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे पहले जो हमारा सिद्धांत है तत्परता व अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये हम सभी लोगों को पता है, चाहे वह क्लासरूम टीचिंग हो, चाहे वह कम्युनिकेशन हो। प्रेषक और प्राप्तकर्ता, यानी कि क्लासरूम टीचिंग की बात करेंगे तो शिक्षक और छात्र के अंदर तत्परता और अभिप्रेरणा अति आवश्यक है। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अंदर संदेशों को प्राप्त करने के लिए तत्परता नहीं है, वह अभिप्रेरित नहीं है उन संदेशों को प्राप्त करने के लिए, तो संभव नहीं है कि संप्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट तरीके से हो और प्रभावशाली हो। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि संप्रेषण प्रक्रिया को कक्षा के अंतर्गत प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों लोगों को तत्पर होना पड़ेगा, दोनों लोगों को अभिप्रेरित रहना पड़ेगा, रुचि लेना पड़ेगा, तभी जाकर के कक्षागत जो संप्रेषण है वह प्रभावशाली होगा और उसके आधार पर शिक्षक के अनुभव में वृद्धि होगी तथा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा। इसलिए तत्परता और अभिप्रेरणा दोनों का संप्रेषण के सिद्धांत में ज्यादा से ज्यादा महत्व होता है। दूसरा, सक्षमता
एवं योग्यता का सिद्धांत। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि संप्रेषण प्रक्रिया के 5 घटक हैं, लेकिन उसमें प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अगर अच्छे से भूमिका निभाएंगे तभी प्राप्तकर्ता को फीडबैक मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान रहना है, चाहे वह प्रेषक हो, चाहे संदेश हो, चाहे माध्यम हो, चाहे छात्र हो, इन चार के चारों को सक्षम और योग्य होना अति आवश्यक है। अगर प्रेषक सक्षम है तभी वह संदेश को सही तरीके से इनकोडिंग कर सकता है या कोडिंग का कर सकता है। यदि प्रेषक या शिक्षक योग्य है तभी वह अपने शब्दों में उस संदेश को कूट रचित कर सकता है। यदि संदेश सक्षम है, सही है, तभी वह प्राप्तकर्ता या छात्र के व्यवहारों को प्रभावित कर सकता है। यदि माध्यम सक्षम है, योग्य है, तभी प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को सही समय पर सही तरीके से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकता है। इसलिए प्राप्तकर्ता को भी सक्षम और योग्य होना चाहिए, तभी वह प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को सही तरीके से डिकोड करके फीडबैक प्राप्त कर सकता है और उसी फीडबैक के आधार पर वह रिस्पांस करता है, जिससे संप्रेषण की प्रक्रिया अनवरत और सतत रूप से संचालित होती है। ये दूसरा सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण होता है। तीसरा जो सिद्धांत है, भागीदारी एवं अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ ध्यान रखना है, मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले लेक्चर्स में बताया था कि शिक्षण और संप्रेषण ये दोनों एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें भागीदारी और अंतःक्रिया बेहद महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। चाहे प्रेषक प्राप्तकर्ता की बात करें, चाहे हम शिक्षक या छात्रों की बात करें, इन दोनों की भागीदारी और इन दोनों के बीच अंतःक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अंतःक्रिया शिक्षक के साथ नहीं करेंगे या शिक्षक छात्रों के साथ नहीं करेगा या प्रेषक प्राप्तकर्ता के साथ नहीं करेगा तो संभव नहीं है वह प्रभावशाली शिक्षण हो, वह प्रभावशाली संप्रेषण हो। इसलिए भागीदारी और अंतःक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है संप्रेषण और शिक्षण के प्रक्रिया के अंतर्गत। अगला जो सिद्धांत आता है वह संप्रेषण सामग्री की उचितता का सिद्धांत। यह ध्यान रखने की बात है, यहाँ संप्रेषण सामग्री का तात्पर्य किसी संदेश, विचार या विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु से होता है। ये ध्यान रखना है कि संप्रेषण सामग्री की उचितता का तात्पर्य संप्रेषण सामग्री ऐसी हो जिसको प्रेषक सही तरीके से कोडिंग कर सकता हो, उसको अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता हो। यही नहीं, वह संप्रेषण सामग्री बालक के मानसिक स्तर के अनुसार इस प्रकार की हो कि प्रेषक द्वारा कोड किए गए सामग्री को डिकोड वह सही तरीके से कर सकता है। इसलिए संप्रेषण सामग्री उचित होना जरूरी है। अगला आता है संप्रेषण माध्यमों की उचितता का सिद्धांत। इसके बारे में भी यदि आप कहें कि जो हमारा माध्यम है वह सही तरीके से है, उचित तरीके से है, सही समय में वह प्राप्तकर्ता तक सामग्री को पहचानने की क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से यह संप्रेषण प्रक्रिया सतत रूप से संचालित होगी। लेकिन यदि माध्यम में कोई कमी आ जाती है तो संभव नहीं है कि संप्रेषण प्रक्रिया स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से हो। अगला आता है उचित पृष्ठपोषण का सिद्धांत। यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी सामग्री यानी ऊपर की जितनी भी बातें कही गई हैं सिद्धांत के अंतर्गत, अगर ये सभी चीजें सही तरीके से संचालित होंगी तो निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर अर्थात छात्र को पृष्ठपोषण मिलेगा। यदि उसमें कहीं भी तनिक भी गड़बड़ी मिलेगी
कमी होगी तो निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता को पृष्ठपोषण नहीं मिलेगा, और जब प्राप्तकर्ता को पृष्ठपोषण नहीं मिलेगा तो संभव नहीं है कि वह रिस्पांस करके संप्रेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ये चीजें ध्यान रखने योग्य हैं कि उचित पृष्ठपोषण मिलना आवश्यक है, लेकिन उचित पृष्ठपोषण तभी मिल पाएगा जब प्रेषक प्राप्तकर्ता तत्पर हो, अभिप्रेरित हो, प्रेषक प्राप्तकर्ता सक्षम हो, योग्य हो, प्रेषक प्राप्तकर्ता के बीच भागीदारी और अंतःक्रिया सक्रिय रूप से हो, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच जो सामग्री का आदान प्रदान होना है, जिस संदेश का आदान प्रदान होना है, वह उचित होना चाहिए। यही नहीं, जिसके द्वारा प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक दूसरे से जुड़ते हैं और सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, वह माध्यम भी उचित तरीके से होगा, तभी जाकर के प्राप्तकर्ता को पृष्ठपोषण मिलेगा। ये चीजें संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत देखने को मिलती है। अगला और लास्ट जो संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत है, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण में सहायक व बाधक तत्वों का सिद्धांत यहां ध्यान रखना है। संप्रेषण में सहायक और बाधक तत्वों का सिद्धांत के अंतर्गत हमको यह जानना पड़ेगा कि आखिर संप्रेषण में सहायक तत्व कौन कौन से होते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो यहां ध्यान रखिए कि जितने भी कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जितने भी संप्रेषण के घटक या तत्व हैं, ये सभी संप्रेषण के सहायक तत्व भी हो सकते हैं, संप्रेषण के बाधक तत्व भी हो सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, ये सभी कंपोनेंट संप्रेषण में सहायक तत्व की भूमिका कब निभाएंगे, जब इनमें कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। यानी चाहे प्रेषक हो, चाहे प्राप्तकर्ता हो, चाहे माध्यम हो, चाहे संदेश हो, कोई भी हो, वे सही तरीके से तत्पर रह करके, अभिप्रेरित होकर के सक्षम और योग्यता के साथ संप्रेषण सामग्री का आदान प्रदान करता है, तो यही सक्रिय रूप से संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यही सभी तत्व संप्रेषण के सहायक तत्व के रूप में काम करते हैं। वहीं जितने भी कंपोनेंट हैं, अगर किसी में किसी भी प्रकार की कमी आ गई, किसी प्रकार की अक्षमता आ गई, किसी प्रकार की अयोग्यता आ गई, तो कहीं न कहीं वही तत्व संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधक तत्व की भूमिका निभाता है। इसलिए हमें संप्रेषण को सही तरीके से संचालित करने के लिए सहायक तत्वों और बाधक तत्वों को समझना होगा, तभी जाकर के हम सभी कंपोनेंट को एक सहायक तत्व के रूप में मान करके संप्रेषण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि हम जो भी चीजें आगे बढ़ेंगे, हमने अभी आप सभी लोगों को संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत संप्रेषण के सिद्धांतों को बताया है। संप्रेषण के सिद्धांतों से संदर्भित जो भी बातें यदि समझ में नहीं है, आती हैं, तो आप चैट बॉक्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आधार पर आप सभी अपना जवाब भी पा सकते हैं। संप्रेषण के सिद्धांत के बाद आज के लेक्चर का जो दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, वह संप्रेषण के प्रकार है। एक बार क्लियर कर दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है। दिख रहा है सर। ओके ओके, किसी यहाँ नेटवर्क दिक्कत होगा, इस कारण नहीं दिख रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि संप्रेषण
के प्रकारों को हम कितने आधार पर विभाजित कर सकते हैं? तो ध्यान रखिए, संप्रेषण के प्रकारों को मूलतः हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वे 3 प्रकार में पहला प्रकार जो होता है वह संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार को विभाजित किया जाना। दूसरा, संप्रेषण परिस्थिति की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकारों का विभाजन, संप्रेषण के प्रकार। और तीसरा, कक्षागत परिस्थिति के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। यहाँ ध्यान रखना है कि इन तीनों प्रकारों के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रकार आएंगे जिन्हें समझना आप सभी लोगों के लिए बेहद आवश्यक होता है। संप्रेषण के प्रकारों के अंतर्गत जो पहला प्रकार संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार हैं, इसमें 2 मुख्य प्रकार आते हैं, जिसमें पहला संप्रेषण का प्रकार शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, दूसरा स्वाभाविक एवं कृत्रिम संप्रेषण। ये दोनों प्रकार के संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार को स्पष्ट कर सकते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेचुरल एंड मैकेनिकल कम्युनिकेशन के बीच क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी हमको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नेचुरल एंड मैकेनिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ ध्यान रखना है, इसके लिए पुनः हम स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसके द्वारा हम एक एक प्रकार को देख करके आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आप सभी लोगों के समक्ष। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा भी दिया है, जिसके आधार पर हम चीजों को देख सकते हैं। आप सभी लोगों के स्क्रीन पर संप्रेषण के प्रकार को दर्शाया गया है, जिसे हमने आप सभी लोगों को 3 माध्यम से बताया है। पहला, संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के जो प्रकार हैं, संप्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार, और कक्षागत परिस्थितियों की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार। इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन सिचुएशन, इन टर्म ऑफ क्लासरूम टीचिंग। ये तीनों के तीनों प्रकार बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें जानना और समझना आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। हम देखेंगे कि संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये भी आप सभी लोगों के स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। नहीं शेयर यदि हो रहा है तो हो सकता है कुछ सेकंड में आप सभी लोगों के समक्ष शेयर भी हो। हमने पहला जो संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के प्रकार बताया, इसमें पहला शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप सभी लोगों के समक्ष सभी लोगों को यह पता भी होगा कि ऐसा संप्रेषण जिसमें स्रोत तथा प्राप्तकर्ता विचारों तथा भाव के आदान में भाषा के लिखित या मौखिक रूपों का प्रयोग करें, उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा संप्रेषण जिसमें स्रोत यानी जो प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर होता है, वह अपने विचारों, संदेशों, भावों का जो आदान प्रदान होता है, या तो लिखित रूप में करता है या तो मौखिक रूप में करता है। लिखित या मौखिक रूप में उसके विचारों या भावों का आदान प्रदान करना ही शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। जैसे वर्तमान परिदृश्य में मैं आप लोगों के समक्ष
शाब्दिक संप्रेषण का या मौखिक संप्रेषण का प्रयोग लिखित संप्रेषण का भी प्रयोग कर रहा हूँ। मौखिक लिखित भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो वह शाब्दिक संप्रेषण होता है। अशाब्दिक संप्रेषण के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे उसके भाग होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमने आप सभी लोगों को बताया कि अशाब्दिक संप्रेषण क्या होता है। सीधी सी बात है, ऐसा संप्रेषण जिसमें स्रोत तथा प्राप्तकर्ता विचारों तथा भावों के आदान प्रदान में भाषा के लिखित या मौखिक रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे वह लिखित हो चाहे मौखिक हो, किसी भी रूप में वे अपने विचारों, संदेशों या भावों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो आखिर किसके द्वारा करते हैं? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मुख मुद्रा। आप सभी लोगों को पता है, मुख मुद्रा आप लोग अपने क्लास में, घर पे, रिश्तेदारी में, मित्रों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, केवल मुख मुद्रा के द्वारा ही एक दूसरे के विचारों को समझ जाते हैं। यही नहीं, आंखों की भाषा, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि आंखों की भी भाषा है। पलक झपकाना, पलक, आंखें तेजी से निकाल लेना, आंखें लाल कर लेना, बहुत सारे मुहावरे भी पड़े जो कि आंखों की भाषा को दर्शाने का कार्य करते हैं। शारीरिक भाषा, बिना बोले बिना लिखे हाथ से इशारे करना, चल करके किसी के पास आना, उंगली से संकेत करना, ये सारी चीजें भी कहीं न कहीं अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में आती हैं। वाणी या ध्वनि संकेत, यहाँ ध्यान रखना, वाणी या ध्वनि संकेत का कतई तात्पर्य लिखित या मौखिक रूप से होता है। यहाँ लिखित या मौखिक रूप का सीधा सा तात्पर्य होता है कि वे चीजें शब्द के रूप में हों, वाक्य के रूप में हों, अक्षरों में हों। लेकिन यहाँ वाणी या ध्वनि संकेत का सीधा सा तात्पर्य है साउंड सिंबल। साउंड सिंबल जैसे आप सभी लोगों को पता है कि विभिन्न चिड़ियों की आवाज में बोलना या हूं करना, जैसे नकारात्मक पुनर्बलन आप लोग प्रयोग करते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी शब्द न निकलना, बल्कि अपने वाणी को विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों के माध्यम से लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाना। यही नहीं, संकेतात्मक कूट भाषा का प्रयोग करना, ये भी ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग आज के व्हाट्सएप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में इस भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, यदि आपको कोई मैसेज भेजता है तो आप हाथ जोड़ करके तुरंत व्हाट्सएप मैसेज पर भेज देते हैं। यह भी अशाब्दिक ही होता है, लेकिन संकेतात्मक कूट भाषा में होता है। आजकल तो बहुत सारे चीजें चेंज हो चुकी हैं, जिसके आधार पर आप देख सकते हैं जीजा का कॉन्सेप्ट, दीदी का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुका है। दीदी और जीजा को दीजू कहा जा रहा है। ये सारी चीजें देखने की बात है। कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन हम संकेतों के आधार पर चीजों को फोकस करते हैं। जैसे क्या होता है, आई एम फाइन, यह पूरा एक शब्द होता है, लेकिन आई लिखते हैं आप लोग, केवल यम लिखते हैं और फाइन एफ लिखकर 9 बना देते हैं। यह कहीं न कहीं संकेतात्मक कूट भाषा है, अशाब्दिक संप्रेषण है, न कि शाब्दिक संप्रेषण होता है। ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण जीवन में मिलेंगे, जिसके द्वारा अब अशाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से अशाब्दिक एवं शाब्दिक संप्रेषण को स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा, स्वाभाविक एवं यांत्रिक संप्रेषण। स्वाभाविक यानी नेचुरल, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, वो परिभाषाएं भी दी गई हैं पॉइंट आउट करके। एक ऐसा संप्रेषण जिसमें बिना किसी कृत्रिम उपकरण की सहायता लिए
स्वाभाविक तरीके से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विचारों का आदान प्रदान करता है, एक शिक्षक छात्र के बीच इंटरेक्शन होता है बिना किसी आर्टिफिशियल टूल के, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वह प्राकृतिक या स्वाभाविक संप्रेषण होता है। विभाविक नहीं, वहां स्वाभाविक मिसप्रिंट हो गया है। प्राकृतिक या स्वाभाविक संप्रेषण होता है, यानी कहीं पर भी, जैसे क्लासरूम में जब हम क्लास लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो वहां पर हम आप लोगों के समक्ष, आप हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का तकनीकी उपकरण नहीं होता है, तो वहां पर जो संप्रेषण होता है वह स्वाभाविक या प्राकृतिक या नेचुरल कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जब हमारे और आपके बीच में कोई कृत्रिम उपकरण आ जाता है, तो वहीं वह स्वाभाविक संप्रेषण के स्थान पर यांत्रिक या मैकेनिकल कम्युनिकेशन हो जाता है, जैसा कि वर्तमान समय में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी लोग अपने घर पर हैं, लेकिन मैं इस यंत्र की सहायता से, मोबाइल और इंटरनेट की सहायता से, जो कि एक कृत्रिम यंत्र है, इसकी सहायता से अपने विचारों को, भावों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो इस प्रकार का जो ये संप्रेषण चल रहा है वर्तमान समय में, यह संप्रेषण यांत्रिक या मैकेनिकल संप्रेषण कहलाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके संप्रेषण के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि आखिर स्वाभाविक या यांत्रिक संप्रेषण होता क्या है। इन चीजों को हम देखेंगे। चीजें कुछ न कुछ स्पष्ट हुई होंगी आप सभी लोगों को, या कि ये संप्रेषण के प्रकार, जो संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से प्रकार होते हैं, ये क्या है? शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, फिर स्वाभाविक और आपके यांत्रिक संप्रेषण क्या है, इन समस्त चीजों को हमने आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला जो प्रकार आता है वह संप्रेषण परिस्थितियों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार आता है, और संप्रेषण परिस्थितियों के आधार पर हम संप्रेषण के 6 प्रकारों को स्पष्ट करते हैं। वे संप्रेषण के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, आप सभी लोग पॉइंट आउट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और परिभाषाओं के आधार पर आपके संप्रेषण के प्रकार पूछे जा सकते हैं, और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि आखिर ये किस प्रकार का संप्रेषण होता है। सबसे पहला संप्रेषण आता है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। अंतः वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दूसरा संप्रेषण, इस संप्रेषण परिस्थिति की दृष्टि से वह अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यह अंतर वैयक्तिक संप्रेषण होता है। तीसरा, अगर हम संप्रेषण की बात करें तो लघु समूह संप्रेषण। लघु समूह संप्रेषण, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन ये तीसरा कम्युनिकेशन का प्रकार होता है। चौथा जो कम्युनिकेशन का प्रकार है दीर्घ समूह या सार्वजनिक संप्रेषण। दीर्घ समूह या सार्वजनिक संप्रेषण यानी लार्ज ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन। लार्ज ग्रुप या पब्लिक कम्युनिकेशन। पांचवा जो संप्रेषण आता है वह संगठनात्मक या संस्थागत संप्रेषण। संगठनात्मक या संस्थागत संप्रेषण यानी ऑर्गेनाइजेशनल एवं इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट
और आज की दुनिया का बॉस एक तरह से कहे कम्युनिकेशन का, तो वह है जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन। ये 6 प्रकार के कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। एक एक कम्युनिकेशन के प्रकार को थोड़े थोड़े हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो संप्रेषण है वह अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। ये एक विशेष प्रकार का है। जैसा कि अगर हम सभी चीजों को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के दृष्टि से देखते हैं तो आपको मिलेगा यही एक मात्र ऐसा संप्रेषण है जिसमें प्रेषक ही प्राप्तकर्ता होता है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यही एकमात्र ऐसा संप्रेषण का प्रकार है जिसमें प्रेषक ही प्राप्तकर्ता होता है। सीधी सी बात है, अंतः वैयक्तिक संप्रेषण या इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई व्यक्ति खुद से बात करता है, विचार करता है, संदेश देता है। यानी जब व्यक्ति खुद से वार्तालाप करता है, खुद से विचार करता है, खुद से संप्रेषण करता है, तो इस प्रकार का जो संप्रेषण होता है वह इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। बहुत सारे ऐसे आपके समाज में उदाहरण मिलेंगे, आपकी सखी सहेलियों में उदाहरण मिलेंगे कि कुछ सखियां आपसे नहीं बात करेंगी लेकिन अपने से बात करेंगे, अपने ही बोलेंगे, अपने ही बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो ध्यान रख लीजिए, अगर कहीं ऐसा कोई दिखता है तो समझ जाइए कि वह इंट्रा पर्सनल है। यानी सीधी सी बात है, इंट्रा पर्सनल ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि के रूप में देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद से बात करता है, खुद से वार्तालाप करता है। यानी खुद से वार्तालाप करने का तात्पर्य है खुद अपनी अंतरात्मा से बात करता है। जैसे आप लोग कई बार फिल्मों में देखते हैं ना कि कोई जो नायिका होती है वो शीशे के सामने जाती है, तब तक शीशे में से दूसरा उस नायिका को उसी स्वरूप का बोलती है। तो समझिए वो खुद से बात करे, वही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो ये कम्युनिकेशन परिस्थिति के आधार पर कम्युनिकेशन का पहला प्रकार होता है। दूसरा यदि हम कहें तो वह अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। इसको हम एक और नाम देते हैं द्विवैयक्तिक संप्रेषण। द्विवैयक्तिक संप्रेषण, अंतरवैयक्तिक और द्विवैयक्तिक संप्रेषण। यानी 1 to 1, एक व्यक्ति प्रेषक हो, एक व्यक्ति प्राप्त करता हो। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान करता है तो वह अंतरवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसे भली बात समझते हो, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता है नहीं। अगला जो कम्युनिकेशन का प्रकार आता है वह लघु समूह में संप्रेषण। इस लघु समूह में संप्रेषण का सीधा सा तात्पर्य, आप कक्षा के अंतर्गत 50 बच्चों को या 60 बच्चों को, या आपका जो ये लघु समूह ही संप्रेषण हो रहा है वर्तमान संदर्भ में, मतलब कुछ लोगों को एक आध मतलब 10 से 50 संख्या हम मान लें, 100 संख्या हम मान लें, एक लघु समूह में एक संप्रेषण हो रहा है, या 10 बच्चों का एक अलग समूह है, 10 बच्चों का एक अलग समूह है, उसमें विचार विमर्श हो रहा है, प्रदान हो रहा है। तो इस जो संप्रेषण होता है वह लघु समूह संप्रेषण कहलाता है। अगला आता है दीर्घ समूह। दीर्घ समूह संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें कहीं न कहीं एक कृत्रिम टूल की आवश्यकता, छोटे ही स्तर पर एक कृत्रिम टूल की आवश्यकता होती है। जैसे नेतागण वगैरह आते हैं, स्पीच देते हैं, स्पीच दे करके चले जाते हैं, थोड़ा सा दीर्घ समूह के अंतर्गत माइक का प्रयोग होता है, हाँ, वो साउंड का प्रयोग होता है जिसके द्वारा बड़ी संख्या में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अगला जो संप्रेषण प्रकार आता है वह संगठनात्मक या संस्थागत संप्रेषण। नाम से ही स्पष्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से विचारों का आदान प्रदान करता है, भावों का आदान प्रदान करता है,
या एक संस्था किसी दूसरे संस्था से विचारों, फाइलों या विभिन्न प्रकार की कार्यविधियों से संबंधित वार्तालाप या आदान प्रदान की प्रक्रिया करता है तो इसे हम संस्थागत या संगठनात्मक संप्रेषण या कम्युनिकेशन की संज्ञा देते हैं। यदि आप ध्यान दीजिए, इसके बहुत सारे समाज में उदाहरण हैं। एक यूनिवर्सिटी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के से बात होती है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वार्तालाप, विचारों का आदान प्रदान लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ का बरेली यूनिवर्सिटी, बरेली का गोरखपुर यूनिवर्सिटी। यानी जब यूनिवर्सिटी, ये क्या है, संस्थाएं हैं। एक यूनिवर्सिटी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से वार्तालाप करते हैं, विश्वविद्यालय महाविद्यालय से वार्तालाप कर रहा है, लिखित या मौखिक या किसी भी रूप में, तो यह कहीं न कहीं संस्थागत संप्रेषण कहलाता है। एक संस्था जब दूसरे संस्था से विचारों का आदान प्रदान करती है। वहीं अगर किसी संगठन की बात करें, एक टाटा समूह एक संगठन है, अडानी समूह है, अंबानी समूह है, बिरला समूह है, अजिम प्रेमजी समूह है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। जब वे संगठन एक दूसरे से विचारों और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं तो वह संप्रेषण संगठनात्मक संप्रेषण कहलाता है। यही नहीं, बहुत सारे आपके राजनीतिक दल होते हैं, वह भी एक संगठन होते हैं। बहुत सारे समाज में दबाव समूह होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं, उनका भी अपना संगठन होता है। जैसे आपका आरएसएस है, या विभिन्न लोगों ने अपना अलग, अभी जिस पर आपका राजद्रोह या बैन लगा दिया गया है, ये सभी संगठन थे। जब ये आपस में चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो ये संगठनात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे आशा है कि ये सारी चीजें आप सभी लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा इसमें डायग्राम या ग्राफ की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको डायग्राम या व्हाइट बोर्ड के माध्यम से चीजों को स्पष्ट करें। अगला और सबसे लास्ट संप्रेषण का प्रकार आता है, वह है जन संप्रेषण या मास कम्युनिकेशन। यहाँ ध्यान रखना है, ये सबसे बृहद या व्यापक संप्रेषण का प्रकार होता है, जिसके द्वारा हम केवल एक क्षेत्र तक ही अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। क्षेत्र की सीमाएं, प्रदेश की सीमाएं, देश की सीमाएं तक खत्म हो जाती हैं इस प्रकार के संप्रेषण। जैसे यदि हम कहें प्रधानमंत्री आते हैं, चाहे कोई बड़ा नेता आता है, तो केवल एक माई तक ही नहीं सीमित हो जाता है, उसका प्रसारण रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता है। ये जो संप्रेषण होता है, यह मास कम्युनिकेशन होता है। इसके अंतर्गत आपका मीडिया, समाचार पत्र, यह भी कहीं न कहीं मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन मास कम्युनिकेशन कहलाता है। समाचार पत्रों के माध्यम से विदेशी खबरें, विदेशी चैनल, देशी चैनल, इन सभी के माध्यम से जो संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये सभी मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। तो ये संप्रेषण परिस्थिति के आधार पर संप्रेषण के प्रकार होते हैं। अगला जो संप्रेषण का प्रकार आता है, वह कक्षागत परिस्थिति के आधार पर संप्रेषण के प्रकार। तो ध्यान दीजिए, कक्षागत परिस्थिति के आधार पर संप्रेषण मूलतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संप्रेषण औपचारिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और दूसरा अनौपचारिक या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जब एक शिक्षक और छात्र के मध्य संप्रेषण की प्रक्रिया विषय वस्तु आधारित होती है, करिकुलम आधारित होती है, कहीं पर भी वह अनर्गल या अनायास वार्ता का स्थान नहीं पाया जाता है, तो वह जो संप्रेषण होता है उसे हम औपचारिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कक्षा के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के बीच सक्रिय रूप से विषय वस्तु आधारित जो संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण की औपचारिक संप्रेषण की संज्ञा देते हैं।
इससे अवगत होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला जो आता है अनौपचारिक संप्रेषण, कभी कभी कक्षा में ही होता है। अनौपचारिक रूप से कोई शिक्षक या शिक्षिका अगर कोई एक बात आपके माध्यम से, चाहे उन्हीं के माध्यम से प्रारंभ कर दी जाती है, तो उसकी जड़ें कहां कहां तक पहुंच जाती हैं आप सभी लोगों को नहीं पता। बस ये चीजें हम अनौपचारिक संप्रेषण को बता सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्लासरूम के अंतर्गत भी आप सभी लोग देखे होंगे ऐसे बहुत सारे एकेडमिक जीवन में देखे होंगे। कोई सर आए होंगे जो ही क्लास में एंट्री किए, तुरंत कोई एक शब्द छेड़ दिए, प्रारंभ कर दिए, पता चल गया उसी शब्द से निकल करके पूरी की पूरी 40 मिनट 50 मिनट की क्लास समाप्त हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से उस विषय का एक शब्द तक नहीं पढ़ाया गया। तो है कक्षागत परिस्थिति, लेकिन अनौपचारिक रूप में हम औपचारिकता से अलग हट जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वह अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। शायद आप लोग अगर सर्च करेंगे गूगल या कहीं पर भी, तो आप चीजों को पता चल जाएगा। एक संप्रेषण होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, या उसको हिंदी में कहते हैं अंगूरी लता संप्रेषण। अब यह अंगूरी लता या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का नाम क्यों पड़ा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ध्यान दीजिए, अंगूर यदि आप देखे हैं तो उसके देखिए कई कंचे होते हैं और एक एक अंगूर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक छल टाइप का या विभिन्न रूपों में जैसे अंगूर होता है, उसी तरीके से संप्रेषण की प्रक्रिया कहाँ किससे किस तरह से जुड़ जाएगी, बात के बाद जुड़ जाएगी, वह कहीं न कहीं ग्रेप वाइन की भांति ही होता है। जैसे सिंपल सी बात, आप कई बार अपनी सखियों के घर गई होंगी चाय पानी पीने, और चाय पे चर्चा प्रारंभ हो जाती है। चाय पे चर्चा प्रारंभ होने की बात सीधी सी है, आपकी सहेली की मम्मी आती है, कॉफी देती है, चाय लेती है। जो ही कॉफी एक चुस्की लेती है, तुरंत वाह कॉफी कितनी अच्छी है। मेरे मामा यहाँ भी इसी तरह से कॉफी बनती है, शुरू हो गया। अच्छा आपके मामा यहाँ, मेरे चाची यहाँ तो बहुत बढ़िया बनता है। तब तक वो छोटी बहन बोल रही मेरी चाची यहाँ कॉफी तो नहीं बनता लेकिन चाय खूब बढ़िया बनता है। अब चाय की बात शुरू हो गई, तुम तो पता है चाय उस बात क्या करते हैं, हमारे यहाँ लस्सी बहुत बढ़िया बनता है। और ध्यान दीजिए, गाय का दूध तो गाय का दूध पतला होता है, उसकी दही भी पतली होती है, भैंस का दूध बहुत बढ़िया होता है। अब भैंस में मुर्रा भैंस, अरे भैंस के व्यापारी आजकल बहुत पैसा कमा रहे। पैसे की बात छोड़ दीजिए, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जीना हराम हो गया है, कि हम सही तरीके से इस समाज में रह नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है, इनकम नहीं हो पा रहा है। इनकम की बात करें तो आजकल प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट वालों का तो मौज है, प्राइवेट वालों की तो समस्या है। उनका जीवन यापन कैसे होगा? जीवन यापन की बात छोड़ दीजिए, कहने के लिए लोग मध्यम वर्गीय हैं, लेकिन दो ही वर्ग है इस समाज में, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। अब धीरे धीरे ये चर्चाएं प्रारंभ हो रही हैं। शुरुआत कहां से हुआ था? काफी से। तो उस काफी की शुरुआत से एक एक कंछे निकलना, एक एक शाखाएं निकलना, ये कहीं न कहीं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन को बताता है, जो कि एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से, संप्रेषण परिस्थिति की दृष्टि से, और कक्षागत परिस्थिति के अंतर्गत कौन कौन से संप्रेषण के प्रकार हैं, इन चीजों को हमने जाना समझा। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक अगर हम ध्यान देंगे तो
संप्रेषण या प्रभावी संचार में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, इन चीजों को दर्शाने के लिए हम फिर से आप लोगों समक्ष स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक प्रभावी संचार स्पष्ट हो सकता है। आप सभी लोगों को चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। प्रभावी संचार में बाधाएं, आप सभी लोगों को स्क्रीन शेयर स्पष्ट हो रहा होगा कि आखिर प्रभावी संचार में बाधाएं कौन कौन से, बैरियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन या बैरियर ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत पहला आता है मनोवैज्ञानिक अवरोध। मनोवैज्ञानिक अवरोध यानी मानसिक से संबंधित होता है, मनोविज्ञान से संबंधित होता है, जैसे रुचि न लेना यानी अरुचि, धारणाएं, पूर्व धारणाएं प्री रूप में हम मान करके चलते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, चिंता, मतभेद, भय, विपरीत नहीं विपत्ति या विपरीत भावनाएं आदि इसके अंतर्गत आती हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो कोई भी, चाहे प्रेषक हो चाहे प्राप्तकर्ता हो, वह सही तरीके से, प्रभावी तरीके से संप्रेषण की प्रक्रिया में सहभाग नहीं कर सकता है। अगला आता है पृष्ठगत अवरोध। पृष्ठगत अवरोध का सीधा सा तात्पर्य है प्रेषक चाहे प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि क्या है, पारिवारिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजें इस पृष्ठगत अवरोध के अंतर्गत आते हैं। उनका शिक्षा का स्तर किस प्रकार का रहा है, परिवार के शिक्षा का स्तर क्या रहा है, और उन्होंने अपने एकेडमिक जीवन में या परिवार ने अपने एकेडमिक जीवन में, शैक्षिक जीवन में कितनी चीजें हासिल की है, यह भी कहीं न कहीं प्रभावी संचार में बाधाओं को उत्पन्न करता है। भाषागत अवरोध, भाषा से संबंधित भी समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, जिसमें भाषा का ज्ञान न होना, विभिन्न चीजों के अर्थ की अस्पष्टता, जैसे कई लोग होते हैं ना कि तुई दोहा हो चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो, डायरेक्ट क्लास में जाते हैं और वाचना शुरू कर देते हैं, उनके थोड़ा सा इधर उधर करके कोई पूछे तो वही उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अर्थ की स्पष्टता, सही तरीके से उच्चारण न प्रस्तुत कर पाना, अस्पष्ट संकेत देना, स्पष्ट संकेत से वंचित रहना, ये सारी चीजें कहीं कहीं भाषागत अवरोध को दर्शाते हैं। अगला और लास्ट आता है भौतिक अवरोधन। भौतिक अवरोधन मतलब शारीरिक रूप से कहीं कोई समस्या आती है, मानसिक या कोई शरीर में दोष हो, बहुत ज्यादा शोर हो आसपास, बहुत ज्यादा दूरी हो, या दिखाई न दे रहा हो कोई चीज, या कहीं दूसरे जगह हम व्यस्त हैं तो भी हम सही तरीके से, प्रभावी तरीके से अपनी बातों को, विचारों को, संदेशों को स्पष्ट तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये सारी चीजें प्रभावी संचार में बाधाएं हैं, जिसके द्वारा हम चीजों को समझ जाते हैं। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहली बात संप्रेषण के सिद्धांत क्या हैं, संप्रेषण के प्रकार क्या हैं, प्रभावी संचार में बाधाएं क्या हैं। इन चीजों को जानने के बाद एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, जिसे आपके लिए बेहद जानना जरूरी होता है कि कक्षा में प्रभावी संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, जिसके द्वारा हम क्लासरूम कम्युनिकेशन सही तरीके से कर सकें। तो ये 4 पॉइंट हैं, तुरंत पॉइंट आउट कर लीजिए आप सभी लोग
पूछना, कहना, सुनना और समझना। पूछना, कहना, सुनना और समझना। ये 4 ऐसे तत्व हैं जिसकी सहायता से आप प्रभावशाली तरीके से कक्षागत संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कहना, पूछना, कहना, सुनना और समझना। ये 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके द्वारा आप सभी अपनी बातों को सही तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आज की क्लास यही समाप्त होती है।